सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। ठीक है कि मोमेंटम क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता होगी कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ठीक, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से तो हमें मोमेंटम मिलता है। ठीक, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। ठीक, और चलिए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले कि एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और उसका स्पीड है इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बॉडी पे लगा फोर्स, उसका स्पीड चेंज हो गया, कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड कुछ समय बाद, और उसका मास 2 kg ऑब्वियसली पहले तो था, वही मास रहेगा अभी भी। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आ जाएगा आपका 20 kg मीटर पर सेकेंड। बात समझ आया। ये हो गया इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम। ठीक, सिमिलरली इसका फाइनल मोमेंटम बॉडी का देखेंगे, क्या लिखेंगे, मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपका हो जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका kg में यूनिट आएगा। ठीक, यानी आपको अगर इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम लिखना है तो डायरेक्टली मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, जो कि हर जगह सही नहीं होगा। रॉकेट के केस में देखिए, रॉकेट के केस में क्या होता है कि वहाँ मास भी चेंज करता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी नहीं कर सकते, आपको उस समय का बदला हुआ मास भी लिखना पड़ेगा, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना, हमें फिलहाल वैसे ऑब्जेक्ट्स का पढ़ना है जिसका मास चेंज नहीं होता है। ठीक, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है। ठीक, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, ठीक, सिस्टम पे या बॉडी पे, तो उसका मोमेंटम जिस रेट से चेंज होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। मतलब जितना आपने बॉडी पे नेट फोर्स लगाया है वो नेट फोर्स क्या करेगा, बॉडी के मोमेंटम में बदलाव करेगा। ठीक है, बॉडी के मोमेंटम में बदलाव करेगा। ठीक, तो एफ नेट बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा पी। डेल्टा फॉर चेंज, डेल्टा का मतलब होता है आपका चेंज। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इंटरवल, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है और कितने समय में हुआ है। और चेंज को क्या कहेंगे हम लोग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दे देगा हमें चेंज। ठीक, और फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम को क्या लिखा जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। देखिए दोनों में m कॉमन है, अगर हम m कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। और हम लोगों ने इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है हमें कि एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v माइनस यू बाई टी। हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया तो हमारा इक्वेशन आ गया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। कहीं कहीं डायरेक्टली ये लिख दिया जाता है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ठीक है, ये कहना आपका पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो नेट अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और ये इक्वेशन तभी हम लिख पाएंगे जब हमारा मास कांस्टेंट होगा और हमारा वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, हर जगह ये इक्वेशन लिखना सही नहीं होगा, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होगा आपका। ये वाला जो पार्ट है एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक्चुअल न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं चीज़ को समझने के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है 2 kg का, ठीक है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर 2 फोर्स लगा, आगे की तरफ फोर्स लगा 20 न्यूटन और पीछे की तरफ फोर्स लगा है 10 न्यूटन। ठीक है, अब हुआ क्या है कि बॉडी का ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा। हमने देखा कि बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी के पास एक्स्ट्रा फोर्स है आगे की तरफ। एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, 20 न्यूटन आगे है, 10 न्यूटन पीछे है, यानी बॉडी के पास एक्स्ट्रा फोर्स है आगे की तरफ, और उसी एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग कहते थे 10 एफ नेट, नेट फोर्स।
ठीक है, उसी एक्स्ट्रा फोर्स को कहा जाता था नेट फोर्स। तो हम कहेंगे बॉडी पे नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन। ये नेट फोर्स 10 न्यूटन यही बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव करेगा। बात समझ आया? यानी बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, वो चेंज होगा इसी नेट फोर्स के कारण। ठीक है, ना ही ये 20 के कारण, ना ही ये 10 के कारण, क्या कहेंगे हम, नेट फोर्स के कारण बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव आता है। कोई अगर कहेगा ये 20 न्यूटन के कारण हो रहा है या 10 न्यूटन के कारण हो रहा है तो नहीं, हम कहेंगे नेट फोर्स के कारण बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। चलिए कि क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि बॉडी है 2 kg का, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, जो अपना मोशन शुरू किया है। बॉडी पे लगाया गया फोर्स, बॉडी पे लगा फोर्स, ठीक, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय लिया है 3 सेकेंड का समय लिया गया है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि हम बॉडी के अंदर बॉडी के वेलोसिटी के चेंज को देख के हम ये बता सकते हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा होगा। बात समझ में आया? ये बहुत सिंपल तरीका है न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने का, कि हम क्या करेंगे, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी अलग अलग है, यानी हमने उस चेंज को नोटिस किया और उस चेंज के बेसिस पे हमने बता दिया कि हमारा फोर्स कितना बॉडी पे लगा होगा। दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कैसे? हमने एक्सप्रेशन देखा था, क्या आया था हमारा, m मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू बाई टी। मास कितना है हमारा 2 kg मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी है 40 माइनस 10, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, डिवाइडेड बाई समय कितना लिया गया है 3 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 बाई 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 से आपका कट जाएगा, 10 टाइम्स, आंसर आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। ठीक है, इस पूरे को न्यूटन लिखा जाता है, इस पूरे को न्यूटन लिखा जाता है। बात समझ आया? यानी हमने क्या किया, फोर्स के कारण जो बदलाव आया वेलोसिटी में, उस बदलाव को कैलकुलेट किया और उसको फोर्स के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, कि बॉडी पे चेंज को हमने कैलकुलेट करके ये बता दिया कि बॉडी पे कितना फोर्स लगा होगा। ठीक है, यही आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ देख लेते हैं। सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जितना हम फोर्स उस बॉडी पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो भी हमारे ऊपर लगाता है। एग्जाम्पल के लिए देख ले, एक आदमी है जिसने वॉल पे फोर्स लगाया, ठीक, जिसने वॉल पे फोर्स लगाया, वॉल भी क्या करेगा, उस आदमी के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक, और वो जो फोर्स होता है जितना हम लगाते हैं वो भी उतना ही लगा रहा होता है, बस दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। हम वॉल पे लगा रहे होते हैं और वॉल हम पे लगा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, ठीक है, ये मान लीजिए आदमी है, ठीक है, इसी केस को हम लोग अलग तरीके करके अलग से देख रहे हैं जो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये वॉल है, आदमी क्या किया था, मैंने आपका वॉल पे फोर्स लगाया, मान लीजिए ये फोर्स था आपका 10 न्यूटन के बराबर। वॉल भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स आदमी के ऊपर लगाएगा जो कि 10 न्यूटन के बराबर ही होगा। लेकिन देखिए, आदमी ने जो फोर्स लगाया था वो वॉल पे लगा था, उसके कारण वॉल का मोशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक, लेकिन जो वॉल फोर्स लगाया है वो आदमी के ऊपर लगा है और उस फोर्स के कारण बस आदमी का मोशन होगा। ठीक है, यानी आदमी जो फोर्स लगाया वो वॉल पे लगा और वॉल जो फोर्स लगाया वो आदमी पे लगा, यानी दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, एक दूसरे को कभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पे लगता है,
और इसीलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट तभी कर पाएंगे जब सेम बॉडी के ऊपर लगेगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है 5 kg का है, ठीक, इसी पे दोनों फोर्स लग गया, एक आगे न्यूटन 10 न्यूटन और पीछे की तरफ भी 10 न्यूटन। ध्यान से देखिए तो दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही बॉडी पे लग रहा है। इस केस में ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि सेम ही बॉडी पे लगा है। इस केस में क्या होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, ठीक है, चूंकि बॉडी अलग अलग है और दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, और इन दोनों में से किसी को भी आप एक्शन कह सकते हो और किसी को भी रिएक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों फोर्स के पेयर में से आप किसी को भी एक्शन कह सकते हो और किसी को भी रिएक्शन कह सकते हो। और दोनों जो फोर्स लगता है एक्शन और रिएक्शन ये साइमल्टेनियसली लगता है। साइमल्टेनियस कहने का मतलब एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई टाइम गैप नहीं होता है। जिस समय फोर्स लगाया गया दीवार पे एट द सेम टाइम दीवार ने उतना ही फोर्स वापस आदमी पर लगा दिया। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।